जी बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हम चैप्टर 14 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने लगे हैं। तो गौर से ये सारा लेक्चर सुनिएगा, इसमें हम एक एक शॉर्ट क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो है अ प्लेन कंडक्टिंग लूप इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। एक मैग्नेटिक फील्ड है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है और फिर वो ये कह रहा है कि फॉर व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ लूप इज द फ्लक्स मैक्सिमम एंड फॉर व्हाट ओरिएंटेशन इज द फ्लक्स मिनिमम। तो सबसे पहले फर्ज कर लें हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी मेरी तरफ एक्स एक्सिस है, ऊपर वाई एक्सिस है और आपकी तरफ जी एक्सिस है। ये मैंने 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर लिया। अब उसने ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोला कि मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो देखिए, मैं आपको एक्स एक्सिस के अलोंग यानी मेरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी शो कर देता हूं। अब हमने एक रेक्टेंगुलर लूप जो है ना, एक कॉइल हमने यहां पर कंसीडर करनी है और हमने उसकी ओरिएंटेशन बतानी है कि किस ओरिएंटेशन के लिए फ्लक्स मैक्सिमम है और किस ओरिएंटेशन के लिए फ्लक्स मिनिमम है। ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन किया जाए उसी अंदाज में आंसर करना चाहिए। देखिए, उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मैग्नेटिक फील्ड को एक्स एक्सिस के अलोंग शो किया है, यानी उसने बताया है कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हमें आंसर भी कोऑर्डिनेट सिस्टम की लैंग्वेज में ही करना चाहिए। देखिए, एक तो देखें, अगर मैं रेक्टेंगुलर कॉइल को इस तरह से इमेजिन करूं कि रेक्टेंगुलर कॉइल इस तरह से है कि सरफेस ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ है और रेक्टेंगुलर कॉइल को मैंने इस तरह रखा हुआ है। अब गौर करें, रेक्टेंगुलर कॉइल का जो वेक्टर एरिया है वो भी मेरी तरफ है और अगर वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड बी के दरमियान अगर आप एंगल देखें तो वो यहां पर 0 आ रहा है और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, देखिए सामने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला भी लिखा नजर आ रहा है, बी डॉट ए। अगर मैं इसको ओपन करूं तो मेरे पास आएगा बी ए कॉज ऑफ थीटा। अब यहां पर साथ ही मैं एक मैक्सिमम फ्लक्स की हेडिंग लिख देता हूं और साथ नीचे लिख देते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स कब आएगा, जब गौर करें थीटा की वैल्यू 0 होगी। देखिए, इस वक्त मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के अंदर से यानी इस कॉइल के अंदर से पास कर रही हैं और फॉर्मूला भी हमें यही आंसर बताएगा। जरा देखें, बी ए कॉज ऑफ 0। 0 क्या है? वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल। अब cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम यानी 1 होती है, तो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया b इंटू ए। और जब आपने cos फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पुट की है तो जाहिर बात है इसका मतलब है फ्लक्स का आंसर भी मैक्सिमम आ रहा है। इसका मतलब है मैक्सिमम फ्लक्स कब आएगा? व्हेन सरफेस ऑफ कॉइल इज प्लेस्ड इन कौन सी प्लेन? जरा गौर से देख के मुझे बताइए ये कौन सी प्लेन है। देखिए, जी एक्सिस आपकी तरफ है, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है और मैंने कॉइल को ऐसे ही रखा हुआ है, यानी मैंने इसको वाई जी प्लेन पर रखा हुआ है। यानी मैं मैक्सिमम फ्लक्स के बारे में कह सकता हूं कि इफ सरफेस ऑफ कॉइल is placed in YZ plane then magnetic flux is maximum। साथ आप ये डायग्राम बना देंगे, साथ आप मैथमेटिकल फॉर्मूला की मदद से साबित कर देंगे कि मैक्सिमम फ्लक्स कैसे आया है। अब दूसरा जो इसका पार्ट है दैट इज मिनिमम फ्लक्स। हम मिनिमम फ्लक्स की भी हेडिंग लिख लेते हैं। एक डायग्राम तो आपको मैक्सिमम फ्लक्स के सामने नजर आ रही है, इसी डायग्राम की एक कॉपी मैंने नीचे रख ली है मिनिमम फ्लक्स को डिस्क्राइब करने के लिए। अब इमेजिन करें अगर मैं इसी कॉइल को घुमा के ऐसे कर दूं। अब देखिए, सरफेस ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से पैरेलल है, लेकिन गौर करें वेक्टर एरिया ऊपर हो गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेक्टर एरिया का एंगल 90 हो गया। और अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्मूला में ये 90 एंगल पुट करेंगे, यानी फाई बी, यहां भी फाई का दोबारा फॉर्मूला लिख लें, बी ए कॉज ऑफ थीटा। थीटा की जगह अब आप पुट करेंगे 90 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, यानी मिनिमम। इसका मतलब है फ्लक्स भी 0 हो गया और हमें डायग्राम से नजर भी आ रहा है कि फ्लक्स 0 क्यों है, क्योंकि इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो सरफेस के अंदर से बिल्कुल भी पास नहीं कर रही, तो हमारे पास 0 फ्लक्स आ गया। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर हमने आंसर करना है तो हम क्या कहेंगे कि देखें, गौर करें, ये जो सरफेस है, इस वक्त जो कॉइल है ये इस तरह से पड़ी हुई है कि ये कौन सी प्लेन है। गौर करें, इस तरफ कौन सा एक्सिस था? जी एक्सिस। और मेरी तरफ कौन सा एक्सिस था?
एक्स एक्सिस। इसका मतलब है ये कॉइल इस वक्त एक्स जी प्लेन या जी एक्स प्लेन में पड़ी हुई है। तो दोनों आंसर हमने दे दिए। मैक्सिमम फ्लक्स कब आएगा? व्हेन कॉइल इज प्लेस्ड ऑन कौन सी प्लेन? वाई जी प्लेन। और मिनिमम फ्लक्स कब आएगा? व्हेन कॉइल इज प्लेस्ड ऑन एक्स जी प्लेन या जी एक्स प्लेन। और साथ हम मैथमेटिकली डिस्क्राइब भी कर देंगे। यही हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, इतना ही आपने लिखना है। अगर आप ये सारा लिख लेंगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 14.2, इसमें वो कह रहा है अ करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। ये बात तो हम चैप्टर 14 के पहले लेक्चर में ही जान चुके थे कि करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। फिर आगे वो ये कह रहा है विच कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एम्पेयर्स लॉ। ये भी हमने एम्पेयर्स लॉ उससे अगले टॉपिक्स में पढ़ा था। फिर वो ये कह रहा है सिंस करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ये हम चैप्टर 13 में पढ़ चुके हैं। फिर आगे कह रहा है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस एंड व्हाट अबाउट मूविंग चार्जेस। यानी वो आपसे ये कह रहा है कि क्या स्टेशनरी चार्जेस की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। और फिर दूसरे पार्ट में उसने ये पूछा है कि मूविंग चार्जेस के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले एक वायर कंसिडर कर लेते हैं जिसके अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है। और ये मैं कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन कंसिडर कर रहा हूं जिसमें करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है। हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था जिसमें हमें ये पता चला था कि अगर करंट कैरिंग वायर के करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रखें तो राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस बताती हैं। यानी करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर के इर्द गिर्द सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा हो जाती हैं। अब फर्ज कर लें मैं इस करंट कैरिंग वायर के करीब किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं तो एम्पेयर्स लॉ की मदद से हम ये वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहां शॉर्ट क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट ही लिखेंगे, वो मैं आपको यहां लिख के बता देता हूं। देखिए एम्पेयर्स लॉ में हमने पढ़ा था B डॉट डेल्टा L, यानी ये जो सर्कुलर लूप है इसके लेंथ एलिमेंट्स के साथ अगर इस जगह पे मौजूद मैग्नेटिक फील्ड के डॉट प्रोडक्ट्स लिए जाएं तो एम्पेयर्स लॉ ये कहता है कि इन सब का जो सम है वो म्यू नॉट आई के इक्वल है। ये हमने वहां पढ़ा था। अब ऐसा करें मैग्नेटिक फील्ड को B को तो मैं बाहर साइड पे लिख लेता हूं। अगर आप गौर करें ये सारे जो लेंथ एलिमेंट्स हैं, ये सारे लेंथ एलिमेंट्स अगर मैं इनको ऐड करूं यानी इनका सिग्मा फाइंड करूं तो ये पूरा सर्कल आ जाएगा। और सर्कल की लेंथ यानी सर्कल की पूरी जो लेंथ है उसको बेसिकली हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई r। इसका मतलब है एम्पेयर्स लॉ की मदद से मेरे पास आ गया B मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई क्या है? जो इस वायर के अंदर टोटल करंट फ्लो कर रहा था। अब 2 पाई r को दूसरी तरफ डिवाइड कर दे, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड यानी B की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई r। अब इसमें r क्या चीज है? r पता क्या है? इस करंट कैरिंग वायर से उस पॉइंट का डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर हमें इस वायर की वजह से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। तो ये बात भी आप जहन में रखिएगा। अब देखें ये तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, इसका फॉर्मूला आ गया। अब फर्ज कर ले मैं पार्ट ए की अगर बात करूं जो उसने पहली बात पूछी स्टेशनरी चार्जेस। देखिए स्टेशनरी चार्ज का मतलब ये है, ये हम केस 1 या पार्ट 1 यहां पर मेंशन करने लगे हैं, आपको साथ लिखा भी नजर आ रहा है। अगर मैं स्टेशनरी चार्जेस की बात करूं तो स्टेशनरी चार्ज का मतलब है करंट जीरो। करंट का ताल्लुक तो मूविंग चार्जेस के साथ है। अगर करंट जीरो है तो आप इस इक्वेशन में, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है, इस इक्वेशन में आई की जगह जीरो पुट करें तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो गई। इसका मतलब है हम कह सकते हैं जनाब स्टेशनरी चार्जेस के करीब कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होती। लेकिन अगर आप पार्ट बी देखें, इसका दूसरा पार्ट जिसमें उसने कहा था कि मूविंग चार्जेस के बारे में आपका क्या ख्याल है। देखिए मूविंग चार्जेस का तो मतलब है करंट जीरो नहीं है, यानी हम कह सकते हैं I इज नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर I जीरो नहीं है तो जाहिर बात है फिर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी आएगी इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक। सो पार्ट ए का आंसर है देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड नियर अ स्टेशनरी चार्ज, और पार्ट बी का आंसर है यस देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड नियर अ मूविंग चार्ज और मूविंग चार्जेस। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। साथ आपको स्टेटमेंट भी लिखी नजर आ रही है, साथ आपको आंसर भी नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ जिसमें 14.3 में वो कह रहा है डिस्क्राइब द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड
इनसाइड अ सोलेनॉइड कैरिंग अ स्टेडी करंट। आपको याद होगा कि हमने एम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशन में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड पढ़ा था, जिसका फॉर्मूला आपको सामने लिखा नजर आ रहा है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब हम देखते हैं कि वो आगे क्या कह रहे हैं। देखिए आगे उसने ये बताया, आपने मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली बतानी है। आगे दो पार्ट्स हैं इस शॉर्ट क्वेश्चन के, मैं पार्ट ए पहले पढ़ के सुनाता हूं। इफ द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज डबल्ड बट नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन्स सेम। सबसे पहले तो आपको एक सोलेनॉइड भी नजर आ रहा है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और साथ करंट की वजह से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी नजर आ रही है। इस शॉर्ट क्वेश्चन में ये डायग्राम आप ना भी बनाएं तो एग्जाम में कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहां पे शो कर रहा हूं, बना रहा हूं। इस सोलेनॉइड की टोटल जो लेंथ है इसका हम नाम रख देते हैं कैपिटल L, और इसमें ये जो टोटल चक्कर नजर आ रहे हैं ना आपको, इनका हम नाम रख देते हैं कैपिटल N। अब देखें, आपको करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला भी साथ लिखा नजर आ रहा है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n इंटू कैपिटल I। I क्या है? जो सोलेनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन ये जो स्मॉल n है इसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब ये होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। यानी मैं अगर साइड पे एक बॉक्स में आपको ये भी लिखा दिखा दूं, स्मॉल n इज एक्चुअली इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, यानी ऊपर कैपिटल N आ जाएगा जो हमने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स का नाम रखा हुआ है, और टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड को मैंने कैपिटल L से जाहिर किया है, तो स्मॉल n की जगह आ गया कैपिटल N डिवाइडेड बाय कैपिटल L। इसे आप इसी फाइनल जो बेसिक फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का उसमें पुट कर दें तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला बन गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N कैपिटल I डिवाइडेड बाय कैपिटल L। अब पार्ट ए में उसने ये बोला था कि हमने सोलेनॉइड की लेंथ को डबल किया है लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स में कोई तब्दीली नहीं की। तो देखें ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप इस सोलेनॉइड को पकड़ के स्ट्रेच कर दें। जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे और फर्ज कर लें पहले इसकी जितनी भी लेंथ थी मैंने स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को डबल कर दिया, लेकिन आप गौर करें ये जो चक्कर है यानी ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है इनमें कोई तब्दीली नहीं आई। अब ऐसा करते हैं, फाइनल लेंथ यानी L प्राइम को मैं लिख देता हूं, फाइनल लेंथ का नाम मैं L प्राइम रख देता हूं, और ये एक्चुअली क्या है 2L। अब ऐसा करें, पार्ट ए की मैं हेडिंग दे देता हूं L प्राइम इज इक्वल टू 2L, यानी लेंथ को हमने डबल किया लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स को हमने नहीं छेड़ा, इसलिए उसके साथ प्राइम नहीं आएगा, वो वही रहेंगी। अब फाइनल जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इस सोलेनॉइड के अंदर हमें मिलेगी उसका फॉर्मूला लिखते हुए हमें B के साथ भी प्राइम लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें तब्दीली आ चुकी है। B प्राइम इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N तो वैसे ही रहेगा क्योंकि उसको हमने चेंज नहीं किया, कैपिटल I भी वैसे ही रहेगा, नीचे L प्राइम आ गया। अब अगले स्टेप में L प्राइम की आप वैल्यू पुट कर दे, L प्राइम कितना था 2L, ठीक है, तो नीचे L प्राइम की जगह 2L आ गया। अब नीचे जो 2 आपको नजर आ रहा है इसे 1/2, इस 1/2 को मैं साइड पे कर देता हूं, ब्रैकेट के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है म्यू नॉट कैपिटल N कैपिटल I डिवाइडेड बाय कैपिटल L, और ये तो वही इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है जो हमने सबसे ऊपर इक्वेशन में लिखी हुई है। इसका मतलब है इसकी जगह B आ गया। सो B प्राइम इज इक्वल टू हाफ B, यानी फाइनल मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड का हाफ हो गई है। यही पार्ट 1 का आंसर है। आपको साथ आंसर भी लिखा नजर आ रहा है और साथ हमने मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन भी लिख दी है ताकि आप साथ साथ चीज़ों को याद भी कर सकें। अच्छा, इसके बाद पार्ट बी में उसने कहा है द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल्ड बट लेंथ रिमेन्स सेम। तो देखें पार्ट ए भी आपको एक साइड पे नजर आ रहा है, अब मैं पार्ट बी भी इसी स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूं ताकि आप दोनों को आसानी से कंपेयर कर सकें। पार्ट ए की डायग्राम भी आपको नजर आ रही है, एक इनिशियल सोलेनॉइड वाली और एक फाइनल जो सोलेनॉइड की शक्ल बनी थी जिसको हमने स्ट्रेच करके डबल लेंथ में कर दिया था, वो भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब पार्ट बी में हमने नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करना है, हमने लेंथ को कुछ नहीं करना। देखिए इसका मतलब ये है कि फर्ज कर ले मैं पार्ट बी में नंबर ऑफ टर्न्स जो चेंज हो चुकी हैं इसको मैं n प्राइम का नाम दे देता हूं। n प्राइम की जगह आपके पास आ जाएगा 2n। सबसे पहले हम लिख लेते हैं n प्राइम इज इक्वल टू 2n।
अब साथ इनिशियल जो सोलिनॉइड की शक्ल है वो भी हमें नजर आ रही है। अब नीचे मैं एक फाइनल सोलिनॉइड की शक्ल बनाने लगा हूं जिसपे हमने सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करना है, लेंथ को ना कम करना है ना ज्यादा करना है। तो देखें, इसके लिए हमें एक नया सोलिनॉइड बनाना पड़ेगा जिसमें जो चक्कर है यानी ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये डबल हो पहले वाले सोलिनॉइड के मुकाबले में, लेकिन लेंथ वही हो। ठीक है, तो आप गौर करें, नीचे आपको एक दूसरा सोलिनॉइड नजर आ रहा है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स डबल है और जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम है। अब साथ ही मैं फाइनल जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका फॉर्मूला भी नीचे बना देता हूं। देखें, ऊपर आपको इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड का वही पुराना फॉर्मूला तो नजर आ ही रहा है, म्यू नॉट कैपिटल एन आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। अब यहां पर बी के साथ बी प्राइम आ जाएगा अगेन, क्योंकि इसमें तब्दीली आ चुकी है। लेकिन अब एन के साथ प्राइम आएगा और एल के साथ प्राइम नहीं आएगा क्योंकि लेंथ को हमने चेंज नहीं किया। तो आपके पास म्यू नॉट कैपिटल एन प्राइम आई डिवाइडेड बाय एल आ जाएगा। अब एन प्राइम की अगले स्टेप में वैल्यू पुट कर दें, आपके पास एन प्राइम की जगह 2n आ गया। 2 को बाहर निकाल लें, ब्रैकेट के अंदर आपको म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय एल नजर आ गया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरह हम कह सकते हैं कि फाइनल मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड का डबल हो चुकी है। ठीक है, अब आपको मैं साथ ही साथ एक और मजे की चीज आपको दिखा रहा हूं इन दोनों डायग्राम्स में। पार्ट ए में देखें, मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो गई थी जब हमने सोलिनॉइड को स्ट्रेच करके लेंथ को डबल किया था। अब और करें, आपको डायग्राम में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कम हुई फील हो रही है। उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ी कम हो गई हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस भी कम हो गया। लेकिन पार्ट बी में आप देखें, पार्ट बी में मैग्नेटिक फील्ड डबल होने का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड डबल होने का मतलब ये है कि देखें, जो शुरू में सोलिनॉइड आपको नजर आ रहा है, पार्ट बी में भी मैं दोनों डायग्राम्स आपको दिखा रहा हूं, एक पहले वाली सोलिनॉइड की डायग्राम और एक दूसरे सोलिनॉइड की डायग्राम जिसमें हमने नंबर ऑफ टर्न्स को डबल किया है। आप गौर करें, जो नंबर ऑफ टर्न्स डबल वाली डायग्राम है इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी आपको डबल फील हो रही है। इसमें नंबर ऑफ लाइंस भी ज्यादा हो गई है और इन लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी कम हो गया है। और ये दोनों बातें इसी चीज की तरफ इशारा करती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ चुकी है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 14.4। इसमें वो ये कह रहा है, एट अ गिवन इंस्टेंट अ प्रोटॉन मूव्स इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यहां भी हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा। अभी मैं आगे चल के बनवाता हूं, पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ लूं। इन अ गिवन रीजन वेयर देयर इज मैग्नेटिक फील्ड इन द नेगेटिव जी डायरेक्शन। याद रखें, मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जी डायरेक्शन की तरफ है और प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। फिर आगे वो ये कह रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगेगी? फिर वो ये कह रहा है, विल द प्रोटॉन कंटिन्यू टू मूव इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इमेजिन कर लेते हैं। देखिए, मेरी तरफ आपको एक्स एक्सिस नजर आ रहा है, ऊपर आपको वाई एक्सिस नजर आ रहा है, बाहर की तरफ आउटवर्ड आपको जी एक्सिस नजर आ रहा है। लेकिन हमें यहां नेगेटिव जी एक्सिस की भी जरूरत है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में उसने ये बताया कि ये नेगेटिव जी एक्सिस की तरफ है। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड में नेगेटिव जी एक्सिस की तरफ शो करने के लिए मैं एक नेगेटिव जी एक्सिस भी यहां पे कंसीडर कर लेता हूं, जो जारी बात है इनटू द पेपर होगा। अगर z एक्सिस आउट ऑफ द पेपर है तो नेगेटिव z एक्सिस इनटू द पेपर है। ये आपको 3D में एक डायग्राम नजर आ रही है जिसमें आप ये सारी चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब देखें, प्रोटॉन किस तरफ जा रहा था? प्रोटॉन तो आ रहा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी प्रोटॉन के लिए मैं एक एरो यहां पर आपको दिखा रहा हूं, साथ आपको पॉजिटिव प्रोटॉन भी नजर आ रहा है और साथ मेरी तरफ उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी आपको एक एरो नजर आ रहा है जो इन टू द पेपर है, यानी नेगेटिव जी एक्सिस की तरफ है। ये दोनों बातें उसने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हमें बताई थी। अब वो ये कह रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या लगेगी, हम ये तो जानते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक एरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको काफी सारे एरोज नजर आ रहे हैं जो इन टू द पेपर है, यानी नेगेटिव जी एक्सिस की तरफ है। ठीक है, इस चीज को भी अंडरस्टैंड करिएगा क्योंकि जारी बात है प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, पूरा रीजन है मैग्नेटिक फील्ड वाला। ठीक है, अब यहां पर मैं चैप्टर 14 में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा था, F = Q V क्रॉस B।
इसमें v क्या है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का वेक्टर, और b क्या है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर जिसके अंदर वो मूव कर रहा है। अब गौर करें, राइट हैंड रूल की मदद से हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो गौर करें फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ लगेगी, वेलोसिटी मेरी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, हमने v को b की तरफ घुमाना है, तो आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को v की तरफ करेंगे यानी इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर थी तो आप राइट हैंड के फिंगर्स को इनटू द पेपर यानी अंदर की तरफ घुमाएंगे। तो गौर करें जो थंब है ये ऊपर की तरफ आ रहा है और इस तरफ कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेचारा जो प्रोटॉन है ये वाई एक्सिस की तरफ इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, यानी ये सीधा तो नहीं फिर जा सकता, ये तो कर्व्ड पाथ में जाएगा। यही उसने बात पूछी थी कि प्रोटॉन पे फोर्स कौन सी लगेगी। सबसे पहला आंसर हमने दे दिया कि जनाब फोर्स लगेगी F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। फिर दूसरी बात उसने ये पूछी थी कि क्या ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही जाता जाएगा, हम कहेंगे नो, इट विल मूव इन द कर्व्ड पाथ, ये कर्व्ड पाथ में मूव करेगा क्योंकि फोर्स वाई एक्सिस की तरफ लग रही है, ये खुद एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा था। तो इन दोनों का एक मिलता जुलता कर्व्ड पाथ इसको मिलेगा, यानी हम कह सकते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा इन द कर्व्ड पाथ। ये आपको साथ आंसर भी लिखा नजर आ रहा है और डायग्राम भी नजर आ रही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14.5। इसमें वो कह रहा है टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड into the region where there is magnetic field perpendicular to their velocities। वो कह रहा है दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेजा है और मैग्नेटिक फील्ड उनकी वेलोसिटीज के परपेंडिकुलर है। अभी मैं डायग्राम में भी एक्सप्लेन कर देता हूं। फिर वो कह रहा है इफ द चार्जेस आर डिफ्लेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन व्हाट कैन यू से अबाउट द चार्जेस। कह रहे हैं आप चार्जेस के बारे में क्या बताएंगे कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। अभी हम देखते हैं, गौर कीजिएगा। देखिए फर्स्ट कर ले, हमारे पास इस रीजन में इन टू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैं बहुत दफा आपको बता चुका हूं कि इन टू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है कि इस तरफ नॉर्थ पोल है और दूसरी तरफ साउथ पोल है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेपर है जिसको मैं कैपिटल बी से जाहिर कर रहा हूं। अब फर्स्ट कर ले दो चार्ज पार्टिकल, अभी मैं उनके ऊपर कोई भी सिंबल नहीं लगा रहा, मतलब कोई साइन नहीं लगा रहा, मुझे नहीं पता फिलहाल कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। दो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो मेरी तरफ आ रहे हैं, यानी दोनों के वेलोसिटी वेक्टर मेरी तरफ है, ठीक हो गया। और देखें इनमें कितना एंगल बन रहा है, वेलोसिटी मेरी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, 90 के एंगल ही बन रहा है ना। यही उसने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में बोला है कि हमने 90 के एंगल पे भेजा है। अब हम ये जानते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगती है, जिसका फॉर्मूला आपको सामने लिखा नजर आ रहा है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। साथ ही इस टॉपिक में हमने ये भी देखा था कि अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होगा तो जाहिर बात है फोर्स भी पॉजिटिव लगेगी। मैं इस क्यू के साथ प्लस का साइन लगा दूंगा, आपको एक दूसरा फॉर्मूला नजर आ रहा है फॉर पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो क्यू के साथ नेगेटिव साइन लग जाएगा। अब इस नेगेटिव साइन को अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट में अंदर ले जाऊं ब्रैकेट्स के अंदर, तो पहले क्या था v क्रॉस बी, अब ये बन गया माइनस v क्रॉस बी। हम ये जानते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में हमने पढ़ा है a क्रॉस b इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b क्रॉस a, यानी अगर हमने तरतीब उल्टानी है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, अगर पहले से नेगेटिव साइन है तो फिर ये खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं, ये जो माइनस v क्रॉस b है ना, इसको उल्टा कर b क्रॉस v कर देता हूं, फिर जारी बात है यहां पर नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज के लिए मैग्नेटिक फोर्स का फाइनल फॉर्मूला हो गया क्यू वी क्रॉस बी, और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो गया क्यू बी क्रॉस वी। अब जरा गौर करें, अगर मैं v क्रॉस b करूं, यहां इसी डायग्राम के मुताबिक v मेरी तरफ है, v क्रॉस b थंब किस तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ। इसी तरह अगर मैं b क्रॉस v करूं फिर क्या होगा, देखें b इनटू द पेपर है, वेलोसिटी मेरी तरफ है, b क्रॉस v करने के लिए मुझे अपना हाथ घुमाना पड़ेगा और b इनटू द पेपर है। अब फर्स्ट वेक्टर b है, b को v की तरफ यानी अपनी तरफ मैं घुमाऊंगा तो थंब नीचे की तरफ जाएगा। यही बात वो कह रहा था कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब हम इनको मूव करवा देते हैं। अब देखिए एक चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे जा रहा है।
ऊपर कौन सा जा रहा होगा इस डायग्राम के मुताबिक? पॉजिटिव चार्ज। अब मैं इस पे पॉजिटिव चार्ज शो कर देता हूं। और नीचे कौन सा जा रहा होगा? नेगेटिव चार्ज। सारी बात है वो नेगेटिव चार्ज। B क्रॉस V के मुताबिक मैंने इस पे डायरेक्शन बनाई है। हम कह सकते हैं कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स अगर मैग्नेटिक फील्ड में ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब है एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। साथ आप ये एक्सप्लेनेशन दे देंगे, साथ डायग्राम भी अगर बनाना चाहते हैं तो बना दें। अगर डायग्राम ना भी बनाएंगे तो आपको नंबर इंशाल्लाह पूरे मिल जाएंगे।